हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अब जब लास्ट वीक रह गया है तो हम में से काफ़ी लोग एमसीक्यूज़ ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहे हैं, काफ़ी साइट्स वगैरह। बट ट्रस्ट मी, अगर आप बेयर एक्ट को ही स्टिक करोगे और उसको बार बार रीड करोगे तो यू कैन गेट अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, तो आज हम इसीलिए कीवर्ड्स हाईलाइट करते हुए चैप्टर्स 27, 28 एंड 29 करेंगे कंपनीज एक्ट का। 27 में है NCLT एंड NCLAT, दैट इज़ कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल, जो कि सेक्शन 407 से सेक्शन 434 तक। तो सेक्शन 407 में पहले डेफिनेशंस दी गई हैं। इस चैप्टर की डेफिनेशन 5 है। पहले चेयरपर्सन कहाँ होता है? एपलेट ट्राइब्यूनल में। और डी में प्रेसिडेंट है जो होता है ट्राइब्यूनल में, इनका हेड होता है। बेसिकली एपलेट ट्राइब्यूनल का हेड होगा चेयरपर्सन और ट्राइब्यूनल का हेड होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उसके बाद 2B में जुडिशियल मेंबर है, दैट इज़ इन ट्राइब्यूनल एंड एपलेट ट्राइब्यूनल जुडिशियल मेंबर इंक्लूड्स प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड मेंबर में कौन कौन आता है? जुडिशियल मेंबर्स, टेक्निकल मेंबर्स और प्रेसिडेंट इन केस ऑफ ट्राइब्यूनल एंड चेयरपर्सन इन केस ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल। एंड टेक्निकल मेंबर जो कि ट्राइब्यूनल में और एपलेट ट्राइब्यूनल में अपॉइंटेड होते हैं। उसके बाद हमारा सेक्शन 408 है जिसमें ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होती है, और 410 है जिसमें एपलेट ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो दोनों कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, बट जो एपलेट ट्राइब्यूनल उसके में अपील कहाँ का? अगेंस्ट NCLT, NFRA और ऑर्डर अगेंस्ट कंपटीशन एक्ट, इन सबसे अपील कहाँ जाएगी? नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल में। उसके बाद क्वालिफिकेशंस जो हैं इनके मेंबर्स की, वो ट्राइब्यूनल के लिए सेक्शन 409 है और एपलेट ट्राइब्यूनल के लिए 411 है। तो पहले ट्राइब्यूनल में होते कौन कौन है? एक प्रेसिडेंट होता है और बाकी जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स होते हैं जितने ज़रूरी होते हैं उसके अकॉर्डिंग। देन प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन है इज़ और हैज़ बीन अ हाई कोर्ट जज फॉर 5 years। जुडिशियल मेंबर की इज़ और हैज़ बीन अ हाई कोर्ट जज और इज़ और हैज़ बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज फॉर 5 years और एटलीस्ट 10 years एडवोकेट ऑफ एनी कोर्ट। एंड टेक्निकल मेंबर के लिए एटलीस्ट 15 years मेंबर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन लीगल सर्विस एंड हैज़ held the rank of secretary or additional secretary to government of India, या फिर और मिनिमम 15 year practice as a CA, CS और cost and works accountant और personal ability, integrity और special knowledge of minimum 15 years और at least 5 years held the office as a presiding officer of any labor court or in tribunal। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्वालिफिकेशंस इन केस ऑफ ट्राइब्यूनल। और एपलेट ट्राइब्यूनल में चेयरपर्सन होता है जिसकी क्वालिफिकेशन है इज़ और हैज़ बीन अ सुप्रीम कोर्ट जज और इज़ और हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जुडिशियल मेंबर के लिए इज़ और हैज़ बीन अ हाई कोर्ट जज और इज़ और हैज़ बीन अ जुडिशियल मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल फॉर मिनिमम एटलीस्ट 5 years। टेक्निकल मेंबर पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटेग्रिटी और फॉर नॉट लेस देन 25 years उसके पास एक्सपीरियंस है। किसमें? इंडस्ट्रियल फाइनेंस में, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट और अकाउंटेंसी। तो इनमें से किसी भी फील्ड में अगर उसके बाद मिनिमम 25 years का एक्सपीरियंस है और ही इज़ अ पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटेग्रिटी, देन कैन बी टेक्निकल मेंबर। जुडिशियल मेंबर में इज़ और हैज़ बीन हाई कोर्ट जज और जुडिशियल मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल फॉर मिनिमम 5 years इज़ और हैज़ बीन, चाहे वो प्रेजेंटली है या वो रिटायर्ड है, दोनों आते हैं इन सब में। चेयरपर्सन इज़ और हैज़ बीन सुप्रीम कोर्ट जज और हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। 408 एंड 409 ट्राइब्यूनल की बात करते हैं, 410 411 एपलेट ट्राइब्यूनल की बात करते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 412 जो कि है सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का हेड प्रेसिडेंट और एपलेट ट्राइब्यूनल का हेड चेयरपर्सन और एपलेट ट्राइब्यूनल के जुडिशियल मेंबर्स, इनकी अपॉइंटमेंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और बाकी जो बच गए कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के मेंबर्स, चाहे जुडिशियल और टेक्निकल बोथ, और एपलेट ट्राइब्यूनल के टेक्निकल मेंबर्स, उनकी अपॉइंटमेंट होती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन आता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी एंड एनी सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का सेक्रेटरी। और इस कमेटी का कन्वीनर कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सेक्रेटरी। एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉमिनी जो कि चेयरपर्सन है, उसके पास एक कास्टिंग वोट होता है इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स।
ठीक है। तो इस सिलेक्शन कमेटी में एक चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स होगी हमारे। उसके बाद सेक्शन 413 टर्म ऑफ ऑफिस की बात करता है। 5 ईयर टर्म तो है ही है, उसके अलावा एज क्राइटेरिया है। ट्राइब्यूनल में प्रेसिडेंट के केस में 67 ईयर्स और मेंबर मैक्सिमम 65 ईयर्स ऑफ एज। और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल चेयरपर्सन 70 ईयर्स ऑफ एज और मेंबर्स 67 ईयर्स ऑफ एज। और मेंबर्स के लिए मिनिमम एज कितनी है, 50 ईयर्स, ठीक है। और तो हमारा क्या हो गया, क्या सबसे कम है मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल 65 ईयर्स ऑफ एज मैक्सिमम और मिनिमम 50 ईयर एज। प्रेसिडेंट के केस में 67 ईयर्स ऑफ एज मैक्सिमम और कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में मैक्सिमम एज 67 ईयर्स। चेयरपर्सन के केस में मैक्सिमम एज 70 ईयर्स और उनकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 414 है सैलरी अलाउंसेस जो कि प्रिस्क्राइब्ड होंगी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो होएगा। 415 में एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन है, कौन होएगा, वो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ दैट ऑक्यूपाइज ऑफिस हु शैल एक्ट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन। तो वो जुडिशियल भी हो सकता है और टेक्निकल भी हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 416 आता है हमारा रेजिग्नेशन की बात करता है। 417 जो है वो रिमूवल की बात करते हैं। तो रेजिग्नेशन के लिए बाय नोटिस इन राइटिंग एड्रेस द सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर्स जो हैं वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं, बट दे शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस फॉर 3 months आफ्टर गिविंग नोटिस और टिल अनदर पर्सन हु वाज अपॉइंटेड हैज एंटर्ड द ऑफिस। एंड रिमूवल के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट करती है रिमूवल आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ग्राउंड्स क्या क्या हैं, एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल, चाहे फिजिकली है चाहे मेंटली है इनकेपेबल, एक्वायर्ड इंटरेस्ट प्रीजुडिशियल टू हिज फंक्शंस और अब्यूज हिज पोजीशन डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट। और अगर ग्राउंड है प्रूव मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी तो उस केस में एक पहले रेफरेंस किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट और वो सुप्रीम कोर्ट जज है वो अपनी इंक्वायरी करेगा उस रेफरेंस पे और उस बेसिस पे उसको ग्राउंड अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी है तो रिमूव किया जा सकता है। Then 417A that appointments made after the Tribunal Reforms Act 2021 shall be regulated by that act with respect to National Company Law Appellate Tribunal। तो मतलब एपलेट ट्राइब्यूनल में कोई भी अपॉइंटमेंट्स जो किसी भी मेंबर की जो आफ्टर ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 आएंगी तो वो उस एक्ट से रेगुलेट होंगी और ये वाली टर्म्स जो है ये इस पर अप्लाई नहीं होंगी। देन सेक्शन 418 है स्टाफ जो NCLT और NCLAT का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद ट्राइब्यूनल्स। 418A बेंचेस हैं, बेंच ऑफ NCLAT 418A के अकॉर्डिंग ऑर्डिनरली सिट एट न्यू दिल्ली, एटलीस्ट 1 जुडिशियल एंड 1 टेक्निकल मेंबर। 490 में बेंच ऑफ कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एटलीस्ट 1 जुडिशियल एंड 1 टेक्निकल मेंबर। प्रिंसिपल बेंच कहाँ होएगा, न्यू दिल्ली में, ठीक है, क्योंकि एपलेट ट्राइब्यूनल तो एक ही होती है वो न्यू दिल्ली में बैठेगा उसका बेंच। उसके बाद 420 है हमारा ट्राइब्यूनल के रिव्यू की बात करता है। ट्राइब्यूनल रिव्यू कर सकता है अपना ऑर्डर बट विद इन 2 years ऑफ पासिंग इट on the where the error is apparent on the face of the record and if no appeal is preferred then ट्राइब्यूनल कैन रिव्यू इट्स ऑर्डर। और अपील कहाँ कौन सी सेक्शन में होती है, सेक्शन 421 में। फ्रॉम NCLT टू NCLAT जाती है अपील, 45 डेज का टाइम पीरियड है प्लस 45 डेज की एक्सटेंशन दे सकती है एपलेट ट्राइब्यूनल अगर सफिशिएंट कॉज है, बट नो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टी। ये तो जनरल रूल होता है हमारा हर जगह। और 423 में है अगर NCLAT से आगे फर्दर अपील करनी है तो वो कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में विद इन 60 डेज ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये फर्दर 60 डेज एक्सटेंड हो सकते हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट अगर सफिशिएंट कॉज उसको लगता है। उसके बीच में हमारा 421 हो गया, 423 हो गया, बचा के 422 जो कि बात करता है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस। कुछ भी अगर NCLT और NCLAT के आगे फाइल होता है तो उसकी एंडेवर करना है उन्होंने ट्राइब्यूनल दैट इट शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड इस 3 months को फर्दर एक्सटेंशन मिल सकती है 90 डेज की बाय प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन अगर उनको सफिशिएंट कॉज मिलता है इन विद रीजंस इन राइटिंग। उसके बाद 424 आएगा, प्रोसीजर की बात करता है। प्रोसीजर दैट इट इज़ नॉट बाउंड बाय CPC, गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, पावर सेम एज सिविल कोर्ट, ऑर्डर एनफोर्समेंट एज इफ इट वर डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, प्रोसीडिंग्स जो है वो डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग, ट्राइब्यूनल डीम्ड सिविल कोर्ट, सेक्शन 195 CRPC एंड चैप्टर 26 ऑफ CRPC के अकॉर्डिंग ये डीम्ड सिविल कोर्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके 425 NCLT एंड NCLAT के पास पावर है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट जस्ट लाइक द हाई कोर्ट हैज़ पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट,
ठीक है। उसके बाद ये जस्ट हेडिंग पता होनी चाहिए कि 427 प्रेसिडेंट मेंबर्स ऑफिसर्स आर डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ बोथ एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। 428 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। 429 ट्राइब्यूनल रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर असिस्टेंस इन टेकिंग custody of any documents. 430 civil court shall have no jurisdiction where tribunal has authority. 431 vacancy or defect in the composition of the tribunal shall not invalidate its proceeding. 432 right to legal representation किसके पास है, इन पर्सन भी अपीयर हो सकता है, CA, CS, कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर, इन सब के पास है. 433 लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज ट्राइब्यूनल में भी. 434 ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, जो भी कोर्ट के पास पेंडिंग है इन रिगार्ड टू मैटर्स जिसकी जुरिस्डिक्शन अब ट्राइब्यूनल के पास है, तो अगर वो प्रोसीडिंग्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगी बिफोर द ट्राइब्यूनल. ठीक है. तो उसके बाद हमारा था चैप्टर 28 स्पेशल कोर्ट्स की बात करता है. सेक्शन 435 से 446 बी की बात करें तो फोर्थ स्पेशल कोर्ट्स जो है वो कौन एस्टैब्लिश करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 435 फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट कौन सा ऑफेंस 452 का. इट शेल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल कोर्ट में एक सिंगल जज होता है जो कि अगर तो ऑफेंस इज पनिशेबल विद मोर देन 2 years देन तो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज होगा वो. अगर ऑफेंस इज पनिशेबल विद लेस देन 2 years पनिशमेंट तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर दिया जाएगा एज अ सिंगल जज इन दैट स्पेशल हाई कोर्ट. और अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंकरेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, जहाँ पर वो स्पेशल कोर्ट जिस जुरिस्डिक्शन में इस्टेब्लिश कर रहे हैं. उसके बाद जुरिस्डिक्शन बात करता है सेक्शन 436 में ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आर ट्राइबल बाय द स्पेशल कोर्ट एंड इट में ट्राइड समरली इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years एंड समरी ट्रायल के बाद उसको कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 1 year दे सकते हैं जिसमें 3 year पनिशेबल ऑफेंस है. तो उसके बाद अपील एंड रिवीजन है 437 में 435 हमारा इस्टेब्लिशमेंट हो गया, 36 जुरिस्डिक्शन हो गया. 437 में अपील एंड रिवीजन कहाँ जाएगी, स्पेशल कोर्ट से टू हाई कोर्ट एज इफ स्पेशल कोर्ट इज अ सेशंस कोर्ट. देन 438 आ गया, स्पेशल कोर्ट इज डीम्ड टू बी सेशंस कोर्ट एंड द प्रोसिक्यूटर अपियरिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. इसमें CRPC अप्लाई होगा. उसके बाद 439 है कि ऑल ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट में जितनी भी ऑफेंसेज है दे शैल बी डीम्ड टू बी नॉन कॉग्निजेबल except the offence under section 212 subsection 6 and the cognizance shall be taken on written complaint by ROC, shareholder, member of company, person, central government authorized, SEBI, if offence relate to issue and transfer of securities or non-payment of dividend. अगर ये दो चीज़ें हैं तो SEBI हमारा कंप्लेंट कर सकता है. ऑफेंस रिलेटेड टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड तो सेबी भी कंप्लेंट कर सकता है. अदरवाइज कंप्लेंट कौन करता है, ROC, शेयर होल्डर, मेंबर्स ऑफ कंपनी और पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको ऑथराइज करेगी. उसके बाद 441 में कंपाउंडिंग की बात की गई है. कंपाउंडिंग जो है ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ओनली, उसकी कंपाउंडिंग होगी एंड कैन बी कंपाउंडेड बाय ट्राइब्यूनल और रीजनल डायरेक्टर और ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करता है. अगर मैक्सिमम फाइन जो है वो ₹25 लाख है, अदरवाइज ट्राइब्यूनल के पास है कंपाउंडिंग की पावर. इधर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग कंपाउंडिंग हो सकती है, बट नॉट इफ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द कंपनी हैज़ ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग. And if the offence is compounded, then the company shall inform the register of companies within 7 days of receiving the order of compounding. ठीक है. उसके बाद 442 है मीडिएशन एंड कंसीलिएशन पैनल की बात करता है. कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जिसमें कि मीडिएटर्स और कंसीलिएटर्स होते हैं. एंड मैटर अगर ट्राइब्यूनल रेफर कर रही है टू मीडिएशन, इट कैन बी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज और सुओ मोटो बाय NCLT और NCLAT और द सेंट्रल गवर्नमेंट and the panel to dispose of the matter within 3 months of the reference. उसके बाद the factors to be considered while dealing with fine while deciding the fine amount or imprisonment. 446A में लिखा है कि पैनल कौन से फैक्टर्स कंसीडर करेगी while deciding the fine amount or imprisonment. size of the company, nature of business of the company, injury to public interest, nature of default and repetition of default. तो 5 फैक्टर्स कंसीडर होते हैं. उसके बाद रिलैक्सेशन हम दी गई है 446B में किसको, OPC को, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी और प्रोड्यूसर कंपनी कि अगर उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट किया है तो पेनल्टी जो है वो दैट शैल बी अप टू हाफ ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड अदरवाइज एंड इट शैल बी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख फॉर कंपनी एंड 1 लाख फॉर ऑफिसर. ठीक है. तो ये लिमिट याद रखेंगे, 2 लाख और 1 लाख और हाफ जनरल
मैक्सिमम 2 लाख और 1 लाख फॉर कंपनी एंड फॉर ऑफिसर रिस्पेक्टिवली। किस किस के लिए? ओपीसी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी और प्रोड्यूसर कंपनी। ये हो गया 446B। तो ये हो गया चैप्टर 28 भी ख़त्म। लास्ट चैप्टर 29 447 से 470, इसमें सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले 5 सेक्शन है 447 से 451 जो कि पेनल्टीज़ की बात करते हैं, वो देखते हैं। तो 447 कहता है पेनल्टी इन केस ऑफ फ्रॉड के केस में अगर तो अमाउंट जो है वो एटलीस्ट 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी विच एवर इज लेस, देन कितना फाइन है? अमाउंट ऑफ फ्रॉड से मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड टू मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड एंड इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ टू 10 ईयर्स। और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो मिनिमम 3 ईयर्स और मैक्सिमम 10 ईयर्स ही रहेगा। और लेकिन अगर फ्रॉड का अमाउंट जो है वो लेस देन 10 लाख रुपीज़ और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लेस एंड इट इज़ नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं हुआ उस फ्रॉड की वजह से, तो फाइन कितना होएगा? अप मैक्सिमम 50 लाख, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स। इसमें मिनिमम कुछ नहीं है तो अप टू 50 लाख फाइन है, अप टू 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है। उसके बाद 448 है फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, सेम पनिशमेंट है जो कि अंडर सेक्शन 447 है। हमने काफ़ी जगह पहले जो पढ़े हैं सेक्शंस उसमें ये लिखा होता है कि पेनल्टी एज अंडर सेक्शन 447 एज अंडर सेक्शन 447, तो ये पेनल्टी है उसमें, ठीक है। तो ये याद रखनी है कि अमाउंट ऑफ फ्रॉड टू 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड और 6 मंथ टू 10 ईयर्स। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है तो 3 ईयर्स टू 10 ईयर्स। और अगर अमाउंट ऑफ फ्रॉड जो है लेस देन 10 लाख है और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लेस, पहले हम ये अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर। इन दोनों में से जो अमाउंट लेस होएगा, अगर उससे कम है तो ये है और अगर उससे ज़्यादा है तो ये है, ठीक है। उसके बाद फॉल्स स्टेटमेंट हो गया 448 में। 449 में है फॉल्स एविडेंस के लिए पनिशमेंट कितनी है? इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर्स टू 7 ईयर्स और फाइन अप टू ₹10 लाख। और 450 में है अगर कोई स्पेसिफिक पेनल्टी प्रोवाइडेड नहीं है तो एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ प्लस 1,000 ईच डे फॉर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख फॉर कंपनी एंड 50,000 फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। उसके बाद 451 में है अगर रिपीटेड डिफ़ॉल्ट करता है कोई कंपनी, तो रिपीटेड डिफ़ॉल्ट होता क्या है कि सेम ऑफेंस कमिट किया है विद इन 3 ईयर्स सेकेंड टाइम, तो वो रिपीटेड डिफ़ॉल्ट हो गया एंड इट शैल बी पनिशेबल विद ट्वाइस द फाइन इन एडिशन टू इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो उसके बाद 454 आता है एडजुडिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, अपील फ्रॉम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर टू रीजनल डायरेक्टर विद इन 60 डेज। और इसको हम रजिस्ट्रार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ रजिस्ट्रार एंड अपील फ्रॉम द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल बी फाइल्ड टू द रीजनल डायरेक्टर विद इन 60 डेज। उसके बाद सेक्शन 455 डोरमेंट कंपनी बताता है कि डोरमेंट कंपनी कौन होती है? दैट इज़ अ कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और hold asset or intellectual property and it has not done any significant accounting transaction for last 2 financial years। या फिर एक inactive company कौन सी होती है? that is which has not done any significant accounting transaction for last 2 financial year और has not filed annual return for last 2 financial year, तो वो dormant company हो जाती है। सेक्शन 460 है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बात करता है। एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कर सकता है। सेक्शन 470 है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज, अगर कोई तो विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट कंपनीज एक्ट को डिफ़िकल्टीज रिमूव करने के लिए चेंजेस किए जा सकते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ख़त्म। अब हम देख लेते हैं फटाफट एक रिवीजन। चेयरपर्सन एपलेट ट्राइब्यूनल में होता है, प्रेसिडेंट ट्राइब्यूनल में होता है। जुडिशियल मेंबर में ट्राइब्यूनल के और एपलेट ट्राइब्यूनल के मेंबर्स, जुडिशियल मेंबर्स प्लस उनका प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन। मेंबर में जुडिशियल टेक्निकल मेंबर्स प्लस प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन भी आता है। कॉन्स्टिट्यूशन 408 में ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होगी, 410 में एपलेट ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होगी। एपलेट ट्राइब्यूनल में अपील्स जाती हैं फ्रॉम NCLT, NFRA और कॉम्पिटिशन एक्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट और दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर है। प्रेसिडेंट के लिए यूजर हैज़ बीन हाई कोर्ट जज फॉर 5 ईयर्स। जुडिशियल मेंबर्स के लिए यूजर हैज़ बीन हाई कोर्ट जज, यूजर हैज़ बीन डिस्ट्रिक्ट जज फॉर 5 ईयर्स और एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए एडवोकेट रहा है। टेक्निकल मेंबर के लिए एटलीस्ट 15 ईयर्स CA, CS, CWA, इंटेग्रिटी, स्पेशल नॉलेज और 15 ईयर्स के लिए इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस और इंडियन लीगल सर्विस में रैंक सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। या फिर एटलीस्ट 5 ईयर्स वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहा है किसी ट्राइब्यूनल
ट्राइब्यूनल या किसी लेबर कोर्ट में। और चेयरपर्सन के लिए इज और हैज़ बीन अ हाई कोर्ट जज, इज और हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जुडिशियल मेंबर के लिए इज और हैज़ बीन अ हाई कोर्ट जज और इज और हैज़ बीन अ प्रिसाइडिंग जुडिशियल मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल फॉर 5 years। टेक्निकल मेंबर के लिए पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटेग्रिटी फॉर नॉट लेस देन 25 years। फील्ड कौन सी इंडस्ट्रियल, फाइनेंस, मैनेजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट और अकाउंटेंसी। 408, 9, 10, 11 सेक्शन में, तो 412 में उनकी अपॉइंटमेंट है, सेक्शन 430 में उनका टर्म है और 16 और 17 में उनका रेजिग्नेशन और रिमूवल है। तो अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट को, चेयरपर्सन को और एपलेट ट्राइब्यूनल के जुडिशियल मेंबर्स को इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। बाकी जितने भी ट्राइब्यूनल के मेंबर्स जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स ऑफ NCLAT हैं, उनको कौन अपॉइंट करते हैं? उनको ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट किया जाए। सिलेक्शन कमेटी में एक चेयरपर्सन होगा, 3 मेंबर्स होंगे। चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसका नॉमिनी होगा और मेंबर्स में सीनियर जज ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर और सेकेंडली उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का सेक्रेटरी होगा। उस कमेटी का कन्वीनर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सेक्रेटरी होगा और चेयरपर्सन के पास कास्टिंग वोट होगा। टर्म ऑफ ऑफिस में एटलीस्ट 5 years का एक टर्म होता है, उसको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। ट्राइब्यूनल के केस में मेंबर्स मिनिमम 50 years ऑफ एज, मैक्सिमम 65 years, और प्रेसिडेंट को जो होगा उसमें वो 67 years ऑफ एज। एपलेट ट्राइब्यूनल में मेंबर्स के लिए मिनिमम 50 years, मैक्सिमम 67 years एज, और चेयरपर्सन के लिए 70 years ऑफ एज। उसके बाद 14 और 15 हमारा 14 सैलरी की बात करता है, 15 एक्टिंग प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन की बात करता है, जिसके सीनियर मोस्ट मेंबर जो होगा वो ऑक्यूपाई कर लेता है ऑफिस फॉर द टाइमिंग। रेजिग्नेशन 416 में नोटिस इन राइटिंग एड्रेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और लेकिन वो 3 महीने के लिए फिर भी आफ्टर नोटिस होल्ड करेगा, या फिर अगर पर्सन कोई अपॉइंट नहीं होता है। रिमूवल है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके ग्राउंड्स दिए हैं, एडजड इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल, एक्वायर्ड इंटरेस्ट प्रेजुडिशियल टू हिज फंक्शंस, अब्यूज पोजीशन डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्रूव मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, जिसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के पास रेफरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है, उसमें इंक्वायरी होती है। 17A में ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के बाद जो अपॉइंटमेंट्स होगी NCLAT में वो उसके रेगुलेट होगी। 18 में स्टाफ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राइव करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द ट्राइब्यूनल्स। 418A में बेंच ऑफ NCLAT ऑर्डिनरी सीट एट न्यू दिल्ली। 19 में NCLT प्रिंसिपल बेंच एट न्यू दिल्ली। दोनों में एक जुडिशियल मेंबर, एक टेक्निकल मेंबर होना चाहिए। उसके बाद 420 में रिव्यू की बात की है, 2 years का टाइम है। उसके बाद 21 में अपील है NCLT से NCLAT के पास, 45 days टाइम है प्लस 45 days एक्सटेंशन मिल सकता है। 423 में अपील NCLAT से सुप्रीम कोर्ट जाएगी, 60 days का टाइम है। उन क्वेश्चन ऑफ लॉ है, फिर फर्दर एक्सटेंशन 60 days की। 422 में एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन है। NCLT और NCLAT को एंडेवर करना है विद इन 3 months उनको डिस्पोज ऑफ करनी है एप्लीकेशन, और उसको फर्दर 90 days की एक्सटेंशन मिल सकती है। प्रोसीजर 421 में नॉट बाउंड बाय CPC, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल होंगे, सेम सिविल कोर्ट वाली पावर्स होंगी। और उसके बाद 25 में NCLAT के पास अपनी पावर है टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट जस्ट लाइक हाई कोर्ट। उसके बाद हमारा 435 से 446 स्पेशल कोर्ट की बात करता है, चैप्टर 48 जिसमें एस्टैब्लिशमेंट होगी 435 में। 436 में जुरिस्डिक्शन है, एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, जिसमें सिंगल जज होएगा। ऑफेंस अगर मोर देन 2 years पनिशेबल है देन सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, और अगर ऑफेंस लेस देन 2 years पनिशमेंट है तो मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कॉन्फ्रेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जुरिस्डिक्शन है 436 में सारे ऑफेंसेस की, अगर समरली ट्राई करना है तो सिर्फ वही कर सकते हैं जिसमें 3 years मैक्सिमम पनिशमेंट होती है, लेकिन इसमें दे कितने सकते हैं हम समरली ट्राई में 1 year। उसके बाद अपील एंड रिवीजन 437 में बात करता है टू हाई कोर्ट। 438 में स्पेशल कोर्ट डीम्ड टू बी अ क्रिमिनल सेशन कोर्ट। उसके बाद 439 में ऑल ऑफेंसेस डीम्ड नॉन कॉग्निजेबल, और कॉग्निजेंस जो होगी वो स्पेशल कोर्ट लेगा ऑन रिटर्न कंप्लेंट बाय ROC शेयर होल्डर मेंबर्स और पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सेबी इन केस ऑफेंसेस रिलेटेड टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कंपाउंडिंग है 441 में कौन कर सकता है? ट्राइब्यूनल और रीजनल डायरेक्टर इफ मैक्सिमम फाइन इज 25 lakhs। एंड अगर प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हो चुकी है तो, या फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो उस केस में कोई कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है। साथ में कंपाउंडिंग हो गई है तो उसका इन्फॉर्मेशन ROC को देना है विद इन 7 days। 442 मेडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल की बात करता है, जो कि मेंटेन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें से मैटर रेफर करती है, सुओ मोटो भी कर सकते हैं और ऑन एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज भी कर सकते हैं, और अगर रेफर हुआ है मैटर तो उसको डिस्पोज ऑफ करना है मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल को विद इन 3 months फ्रॉम द रेफरेंस।
उसके बाद 446A में फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड हैं वाइल डिसाइडिंग द पेनल्टी अमाउंट और इम्प्रिजनमेंट, और 446 में रिलैक्सेशन दी है ओपीसी स्मॉल कंपनी और स्टार्टअप कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी को। अगर उनसे कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो पेनल्टी का अमाउंट हम रिड्यूस कर देते हैं अप टू हाफ, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख फॉर कंपनी एंड 1 लाख फॉर ऑफिसर। उसके बाद हमारा पेनल्टीज़ की बात हो रही है 447 से लेके 470 चैप्टर 29, जिसमें कि पहला सबसे मेन है पेनल्टी फॉर फ्रॉड। अगर अमाउंट जो है वो 10 लाख या फिर 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लेस से ज़्यादा है तो फिर तो फाइन कितना होगा अमाउंट फ्रॉड और अप टू 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड, और पनिशमेंट होगी 6 मंथ्स टू 10 ईयर्स। और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है तो 3 ईयर्स टू 10 ईयर्स। और अगर वो अमाउंट जो है फ्रॉड का वो लेस देन है 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लेस तो होगा, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को इफेक्ट नहीं कर रहा है तो उसमें फ़ाइन कितना होगा अप टू 50 लाख एंड अप टू 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट के लिए भी सेम प्रोविजन है 448 में। 449 में हमारा फॉल्स एविडेंस के लिए पनिशमेंट है, उसके लिए कितनी है मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है 3 ईयर्स टू 7 ईयर्स और फाइन है अप टू ₹10 लाख। अगर कोई स्पेसिफिक पेनल्टी प्रोवाइडेड नहीं है तो उसके लिए 450 में पेनल्टी है 10,000 प्लस 1,000 ईच रेट डिफॉल्ट कंपनी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख फॉर कंपनी एंड 50,000 फॉर ऑफिसर। और 451 में रिपीटेड डिफॉल्ट है। रिपीटेड डिफॉल्ट मतलब अगर 3 साल के अंदर अंदर आपने सेम ऑफेंस कर दिया है तो वो रिपीटेड में आ जाएगा और पनिशेबल विद ट्वाइस द फाइन इन एडिशन टू इम्प्रिजनमेंट। 444 54 में एडजुडिकेशन है। कौन करता है? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, जो कि नॉट रैंक ऑफ रजिस्ट्रार होगा। उसके अगेंस्ट अपील जाएगी आरडी के पास विद इन 60 डेज। और 444 55 में डोरमेंट कंपनी की बात करता है, जिसमें कि इनएक्टिव कंपनी है या फिर कंपनी फॉर्म फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और फॉर होल्डिंग एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड उसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। इनएक्टिव कंपनी जिसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर में, या फिर कोई एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया फॉर लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर्स। और 460 में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। 470 में पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज के लिए कितना टाइम है? 5 ईयर्स, सेम जो सेबी एक्ट में भी हमें 5 ईयर्स दिए गए हैं। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट टिल देन।